हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं अपने लेक्चर 2 सोर्सेज ऑफ कैपिटल का। तो आज हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है जो हमने सीखा था लॉन्ग टर्म कैपिटल या लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो था ना, इसके अंदर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है लॉन्ग टर्म सोर्स फंड्स को कलेक्ट करने का, फाइनेंस और कैपिटल को अरेंज करने का। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि ये तीनों ख़त्म करें डिटेल्ड वे में। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है इक्विटी शेयर्स। लिखिए सब, या बुक में आप मार्क करना चाहते हैं तो कीजिए। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो छोटा छोटा नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, व्हाट आर इक्विटी शेयर्स। तो याद रखेंगे, अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, ठीक है, उसे हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ द कंपनी कैपिटल ऑफ द कंपनी को आप कैसे समझेंगे। सपोज अ कंपनी एक्स लिमिटेड, उनको कितना रुपया चाहिए, 10 लाख रुपीज़ कैपिटल अरेंज करना है। तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन डिवाइड दिस 10 लाख रुपीज़ इनटू स्मॉल यूनिट्स। से एक यूनिट का जो वैल्यू है वो हो गया, बोल रहा है 100 रुपीज़। तो कितना नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए, कितना यूनिट्स हो जाएगा, 10 लाख। एक यूनिट कितने का है, 100 का। तो कितना बना बेटा, 10,000 यूनिट्स आ गया ना। अब मज़ेदार चीज़ है कि एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 100 रुपया। 10,000 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000। ये जो यूनिट है ना, यही सिंगल यूनिट को कहते हैं 1 शेयर। तो टोटल कितना यूनिट्स है, ये क्या बनेगा, 10,000 शेयर्स। तो इसीलिए मैंने कहा अ सिंगल यूनिट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज शेयर। इज इट क्लियर। तो क्या करेगा कंपनी ये 10,000 यूनिट मार्केट में इशू करेगा, लोग खरीदेंगे। अब मान लीजिए किसी ने 10 शेयर खरीदा, वो कंपनी को कितना रुपया देगा, 1,000 रुपीज़ देगा। किसी ने 200 शेयर खरीदा, वो कितना देगा, हाँ 200 शेयर वाला 2,000 देगा। 200 इंटू 100 देगा ना। एक यूनिट का दाम कितना है, तो 20,000 देगा। इस तरीके से कंपनी जो है वो कैपिटल कलेक्ट कर देगा बाय इशूइंग शेयर। तो व्हाट डज शेयर डू, कंपनी इट हेल्प्स इन अरेंजिंग कैपिटल। so what basically companies do, they issue shares in the market, they issue shares in the market। और जब फर्स्ट टाइम इशू होता है तो हमने सीखा था उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम इशू होता है। तो नया शेयर जो है वो मार्केट में इशू हो रहा है, लोग ये शेयर को खरीद सकते हैं और कंपनी को उसके बदले में क्या मिलेगा, मनी। शेयर होल्डर को क्या मिला, शेयर्स। फ़ायदा क्या हुआ लेकर के, तो शेयर्स खरीद के 2 फोल्ड फ़ायदा है। शेयर लेने वाले को पहला बात कहते हैं शेयर होल्डर्स, क्या कहते हैं, बेसिकली दीज आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज दे बियर ऑल द रिस्क। शेयर होल्डर का 2 फ़ायदा, एक इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर। अगर आप एक कंपनी का शेयर लेकर रखे हैं और आप 10 साल तक होल्ड करते हैं, तो हो सकता है ये शेयर आपने 100 रुपये में ख़रीदा, 10 साल के बाद इसका वैल्यू 500 रुपया हो जाए। तो अगर आपके पास 1,000 शेयर है, यू हैव इन्वेस्टेड ओनली 100 रुपीज़ ईच, इट मीन्स यू हैव इन्वेस्टेड ओनली 1 लाख रुपीज़। then it may happen that after 10 years if the value of one share becomes 500, your 1 lakh will become 5 lakh rupees. This is the importance of investing in shares.
ओके, तो दिस विल इंक्रीज योर वेल्थ, दिस इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे आपका वेल्थ का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यू मे आस्क कि सर फिर तो 5-10 साल बाद ही फ़ायदा है, फिर हम 10 साल बाद बेचेंगे तो ही फ़ायदा मिलेगा। नहीं, इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ मिलता है, उसको कहते हैं डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड। व्हाट आर डिविडेंड्स या डिविडेंड? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। क्या होगा? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करता है देन कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। तो अगर कंपनी ऐसा कुछ भी डिविडेंड बांट रहा है तो उसमें इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आपका एक अर्निंग है। तो दो टू फोल्ड बेनिफिट है ना, एक वेल्थ इंक्रीमेंट हो रहा है, शेयर्स का कीमत बढ़ रहा है, और दूसरा प्रॉफिट हो रहा है, तो डिविडेंड में आपको इसका शेयर मिलेगा, आपका जो हिस्सा से का बनता है उस हिसाब से। इसके अलावा शेयर्स का भी कुछ बहुत सारा बेनिफिट्स भी अभी हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस के अंदर में, लेकिन इससे पहले थोड़ा फीचर्स पढ़ लेते हैं। तो फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स से पहले भी हम लोग एक पढ़ लेते हैं टाइप्स। क्या पढ़ लेते हैं बेटा? टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स आर देयर? तो सिंपल सा आपके लेवल पे सिर्फ आपको ध्यान रखना, देयर आर 2 टाइप्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बेटा दोनों का डिफरेंस यहीं पहले ही मैं नोट कर दे रहा हूँ, दोनों का डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है। तो डिफरेंस पढ़ के भी आप फीचर्स निकाल सकते हैं, डिफरेंसेस को पढ़ के भी आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि डिफरेंसेस के अंदर फीचर्स का डिफरेंस भी आने वाला है, डेफिनेशन का डिफरेंस भी आने वाला है। बात समझ रहे हो? तो डिफरेंस काफ़ी काम का चीज़ होता है। एग्जाम में हो सकता है सीधा फ्लैट क्वेश्चन आए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, आप 5 to 6 पॉइंट्स लिख दीजिए, यू विल गेट फुल मार्क्स। लेकिन हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं डिटेल में, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ा जाए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ शेयर्स। फीचर्स ऑफ शेयर्स, फिर इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स का अलग अलग फीचर्स पढ़ेंगे। पहले शेयर्स का पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला, इनडिविजिबल पार्ट ऑफ कैपिटल। क्या है ये? इनडिविजिबल पार्ट है किसका? ऑफ कैपिटल। मतलब हमने एग्जाम्पल में एक शेयर का वैल्यू कितना पकड़ा था? 100। तो 10 लाख को तो 100 हमने 10,000 शेयर्स में बांटा, 100 करके। अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा, एक शेयर है, ये फाइनल वैल्यू है, इसको अपने सब डिवाइड अंदर नहीं करते। तो एक इसीलिए क्या, इनडिविजुअल पार्ट। अब शेयर को फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते स्मॉल यूनिट्स में, ये खुद ही सब स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, अब जो भी शेयर्स होल्ड करते हैं उनके पास कुछ राइट्स होता है। यहाँ राइट्स का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? तो इनके पास कुछ अधिकार है। क्या अधिकार है? पहला तो इनके पास वोटिंग पावर आता है, वोटिंग पावर। मैनेजमेंट को सिलेक्शन करने में, डायरेक्टर्स को सिलेक्शन करने में, डिसीजन मेकिंग में इनका रोल है। तो इनके वोटिंग के बिना काम नहीं चलेगा। दूसरा, इनको क्या मिलेगा? डिविडेंड का अधिकार मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा इनको मिलेगा, इनका अधिकार है। रिटर्न ऑन कैपिटल, ROC का मतलब रिटर्न ऑन, जो आपने इन्वेस्ट किया उस पर जो आपको रिटर्न आ रहा है, ये सब यहाँ मिलने वाला है इसको। ठीक है, अब कुछ लायबिलिटीज़ फॉर द होल्डर। लायबिलिटीज़ फॉर द होल्डर, जो शेयर्स होल्ड कर रहा है उसका कुछ जिम्मेदारी, उसका कुछ टेंशन और लायबिलिटी भी होता है। कंपनी अगर शट डाउन हो गया, ख़त्म हो गया, वाइंड अप हो गया कंपनी का अगर, तो जितना इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था उतना पैसा लग जाएगा आउटसाइडर्स को पे करने में। ठीक, नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट नंबर। हर एक शेयर का एक डिस्टिंक्ट अलग एक नंबर होता है। हर एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू होता है। क्या होता है?
नॉमिनल वैल्यू का मतलब अपन पढ़े हैं फेस वैल्यू, उसका एक फेस वैल्यू होता है। जैसे हमारे इस केस में फेस वैल्यू कितना था 100, किसी केस में हो सकता है एक शेयर का दाम 10, तो जो एक शेयर का जेन्युइनली दाम है वो है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। नेक्स्ट, इन सब को एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट किसका आता है, एक शेयर सर्टिफिकेट का, जो ये सिग्निफाई करता है कि हाँ कंपनी ने आपसे को शेयर बेचा है और आप उसके ओनर है उस शेयर के, तो दे गेट अ शेयर सर्टिफिकेट फॉर होल्डिंग शेयर्स इन अ कंपनी। एंड अगेन एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है एंड इट कैन बी ट्रांसफरेबल। क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, ट्रांसफरेबल है। ये तो आप सबको पता है ना कि शेयर्स हमने बेच दिया, भाई बेच दिया मतलब क्या, किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, पैसा ले लिया, शेयर्स दे दिया। तो हाई लिक्विडिटी इज़ देयर। इफ़ सपोज यू हैव परचेज्ड 10 shares today, then you can sell the same shares today only। अभी बेच सकते 3 बजे तक, जब तक मार्केट ऑपरेट कर रहा है, यू कैन सेल इट। अभी खरीदा 1 मिनट बाद बेच दो, अभी खरीदा 10 साल बाद बेच दो, है ना। तो लिक्विडिटी यहाँ काफ़ी है। इफ़ यू नीड मनी, सपोज यू हैव इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज़ इन शेयर्स एंड इमरजेंसी में आपको आज ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे आपने 6 महीना डाला, आज आपको इमरजेंसी में ज़रूरत है कि मुझे पैसा चाहिए भाई, क्या करूं, तो तुम्हारे पास जितना शेयर्स है वो तुम मार्केट प्राइस पे सेल कर सकते हो। अब उस सर्टेन डेट पे जो मार्केट प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अगर रेट बड़ा है तो आपको ज़्यादा मिलेगा, कम है तो फिर कम मिलेगा, बट यू कैन गेट योर मनी बैक वेरी क्विकली। तो यहाँ लिक्विडिटी है। और लाइबिलिटीज़ आ गया तो रिस्क भी आ गया ना, कंपनी का सारा रिस्क तो यही लोग ले रहा है, शेयर होल्डर इसी लेंगे। अब शेयर होल्डर वाला कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, यहाँ तक क्लियर है। ये सब हमने पढ़ लिया। अब अपने पढ़ते हैं इक्विटी शेयर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रेफरेंस शेयर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इक्विटी एंड प्रेफरेंस का, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स तो है। अच्छा, तो फिर भी बेटा आप थोड़ा बहुत डिस्कस तो हम कर ही सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कि क्योंकि डिफरेंस अगर आ रहा है सिलेबस में तो उसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंस बनाया जा सकता है। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ मैं ऐसे ही बता देता हूँ, नोट नहीं कर रहा हूँ, आप जस्ट खाली सुनो, मैं बता देता हूँ। जो भी इक्विटी शेयर्स होल्डर है वही रिस्क बियरर है। मेन रिस्क बियरर कौन होता है बेटा कंपनी का, इक्विटी शेयर होल्डर्स ही मेन रिस्क बियरर होता है। और फिर ध्यान रखना है कि इनको जो रिटर्न है वो हायर मिलेगा। हायर मिलेगा मतलब अगर कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है तो वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट किसको मिल रहा है, इक्विटी। सब कुछ सबको देने के बाद जो बच रहा है, तो प्रॉफिट अगर ज़्यादा हुआ तो इनको डिविडेंड बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इनका जो क्लेम होता है कंपनी के फंड्स में वो रेसिडुअल क्लेम है। इसका मतलब पहले सब कोई को पेमेंट हो जाएगा और सबसे लास्ट में जो बच रहा है वो किसको मिलेगा। इसलिए अगर रेसिडुअल मीन्स विच इज़ लेफ्ट, रेसिड्यू जो बचा हुआ है, तो जो बच रहा है वो अल्टीमेटली इनको मिलेगा। और इसमें ध्यान रखना है कि डिविडेंड का भी जब पेमेंट होता है तो उसमें भी इनको बाद में मिलता है, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है, शेयर होल्डर्स को किसको मिलता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैरेक्टरिस्टिक्स में ये हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाता है। अगर एक कंपनी ने इक्विटी शेयर से ज़्यादा पैसा कलेक्ट किया है इशू करके, तो जो भी लेंडर्स है, क्रेडिटर्स है, उनको ये भरोसा आ जाता है कि कंपनी लोन पे नहीं चल रहा है, किस पे चल रहा है, ओनर्स फंड पे चल रहा है, शेयर होल्डर्स के फंड पे चल रहा है, तो उनका एक भरोसा बिल्ड होता है, ठीक, कि बाहर से ये कंपनी ज़्यादा लोन नहीं लिया है। डायरेक्टर्स जो कंपनी का होता है उसको कौन इलेक्ट करेगा,
इक्विटी शेयर होल्डर सेलेक्ट करेगा, क्योंकि इनके पास क्या होता है, वोटिंग पावर होता है। ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बेटा आप लोग इसका खुद एक बार रीड करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग सीख लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। तो सेकंड टाइप ऑफ शेयर्स जो हमें सीखना था, इक्विटी तो हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में, इसको हटाते हैं। तो चलिए, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, इनके पास सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट्स होता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच होल्ड सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट्स। ये प्रेफरेंशियल राइट्स क्या है, कुछ अधिकार जिसमें इनको प्रेफरेंस पहले मिलेगा। ठीक, मतलब ओवर इक्विटी इनको अधिकार किससे पहले मिल रहा है, इक्विटी से पहले किन को मिल रहा है, प्रेफरेंस को मिल रहा है। तो ये क्या क्या अधिकार होगा, पहला डिविडेंड में अधिकार, किसमें, डिविडेंड में। प्रॉफिट का जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें अगर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पहले इनका हिस्सा दिया जाएगा, जो बचेगा वो किसको मिलेगा। ठीक, इक्विटी को देने से पहले किसको देना पड़ेगा, प्रेफरेंस को देना पड़ेगा। और जब कंपनी वाइंड अप होगा, वाइंड अप का मतलब बताया जब कंपनी ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो इसमें भी रिटर्न ऑफ इक्विटी में इसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल में किसको प्रेफरेंस मिलेगा, प्रेफरेंस वाले को पहले प्रेफरेंस मिलेगा, इक्विटी को बाद में, जो बचा फिर मिलेगा, और नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स के में नॉर्मली इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। क्या होता है, नो वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। लेकिन याद रखिए, अगर 2 साल तक इनको डिविडेंड नहीं दिया कंपनी तो इनके पास वोटिंग राइट्स आ जाएगा, ध्यान रहेगा। और यहाँ लिख लूँ मैं, यस इफ डिविडेंड नॉट पेड फॉर 2 years। ठीक है। अच्छा, इसका टाइप्स हुआ है क्या, एग्ज़ाम स्कूल में टाइप्स करवाया गया है, तो इसका कुछ कुछ प्रेफरेंस शेयर का टाइप्स है। प्रेफरेंस शेयर्स का भी टाइप्स होता है। तो वो टाइप्स क्या है, पहला क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट हैपेंड, एनी क्वेश्चन, क्या, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव preference shares, then we have participating preference shares। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है कि सपोज करो डिविडेंड पहला साल नहीं मिला, इन्होंने मान लो 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और 10% प्रेफरेंस शेयर्स है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है इनका डिविडेंड कितना फिक्स हो गया, 10%। दे गेट फिक्स्ड डिविडेंड, ये भी एक पॉइंट है, इनको फिक्स डिविडेंड मिलता है। कितना है भाई, 10 लाख का 10% कितना है, 1 लाख। तो इनको मान लो फर्स्ट ईयर में 1 लाख मिलना चाहिए था, नहीं मिला। सेकेंड ईयर में भी 1 लाख मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन थर्ड ईयर में इसको मिला, तो थर्ड ईयर में अब कितना देना होगा, 2 पहले का और 1 अभी का, तो टोटल 3 लाख मिलेगा। इसको कहते हैं क्यूमुलेट करना, माना एक्यूमुलेट करना। जो भी डिविडेंड पेड नहीं हुआ है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट आएगा तो वो दे दिया जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर क्या होगा, डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होगा। ठीक है, इनको कभी वो जो बीत गया टाइम उसका, ये अगर एक नॉन क्यूमुलेटिव है प्रेफरेंस शेयर्स, तो अगर यहाँ डिविडेंड नहीं मिला
तो ये उसको दोबारा नहीं मिलेगा कभी भी, ख़त्म, ये साल ख़त्म, तो अब कहानी ख़त्म। पार्टिसिपेटिंग, तो पार्टिसिपेटिंग के अंदर क्या होता है कि अगर सरप्लस प्रॉफिट बच रहा है, मतलब एक फिक्स डिविडेंड हमने पे कर दिया प्रेफरेंस को भी, इक्विटी को भी, उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो उसमें भी इनका शेयर होता है। ठीक है, तो फिक्स्ड तो है ही, इनका तो फिक्स था ना, 10% यहाँ बोल दिया मैं फिक्स है। अगर इसके अलावा भी कुछ उसको मिल रहा है एक्स्ट्रा प्रॉफिट में डिविडेंड में, तो उसको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। तो कंपनी जब शेयर्स इशू करेगा प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो मेंशन कर देगा कि ये पार्टिसिपेटिंग है, क्यूमुलेटिव है, कि नॉन क्यूमुलेटिव है। अगर पार्टिसिपेटिंग ले रहा है कोई प्रेफरेंस शेयर्स, तो फिक्स जो उसको 1 लाख मिल रहा है मिलेगा, बट आफ्टर पेइंग एवरीथिंग, इफ still dividend and profit is left, they will get certain part from that also, that is participating preference shares. ठीक है, then we have non participating redeemable. What is redeemable preference shares? नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब समझ गए ना क्या होगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग भी है। इसके बाद रिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद हम वापस ले लेंगे। जैसे हमने क्या किया, मैंने 5 इयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किया, मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया। इसका मतलब मैंने इस शेयर होल्डर से को कहा ये आप लीजिए हमारा प्रेफरेंस शेयर्स, 5 साल के बाद ये प्रेफरेंस शेयर्स हम वापस ले लेंगे। तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपको वापस मिल जाएगा, प्लस जो 5 साल का फिक्स डिविडेंड मिल रहा है वो तो आपको मिलेगा ही। बात समझ में आ रहा है? तो रिडीम करने का मतलब वापस ले लेना, कंपनी अपना शेयर्स वापस ले लेगा और शेयर होल्डर्स को उसका जो पैसा है, जो कैपिटल है, वो वापस कर देगा। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल जो लास्ट है इसका टाइप, एक है कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, जिस प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन मिलता है। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में आराम से कन्वर्ट करवाया जा सकता है, तो बन जाएगा कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल मतलब इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो अब इसके अंदर जो मैंने बताया था कि डिफरेंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो डिफरेंस आपको सीखना पड़ेगा। तो डिफरेंसेस क्या है, अभी तक हमने जो पढ़ा उससे आप डिफरेंसेस क्या क्या निकाल सकते हैं। इक्विटी शेयर्स का जो वैल्यू होता है वो कम होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू जनरली हाई होता है। इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड बाद में मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पहले मिलता है। इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। मतलब सिंपल केस में नहीं होता, वो तो फेलियर जब होगा डिविडेंड का 2 साल तक तब आएगा ना, नॉर्मली राइट्स नहीं होता है। इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड फ्लक्चुएट करता है, प्रॉफिट बदलेगा तो उनका डिविडेंड भी बदलेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड होता है। बताया था ना, वो 10% प्रेफरेंस शेयर्स मेंशन रहेगा, वो 10%, 5% जो भी लिखा है वो दिखा रहा है फिक्स्ड, इतना ही आपको मिलेगा, इनका फिक्स्ड रहता है। अब सिंपल सी बात है, अब इक्विटी शेयर्स का बात करें तो इसमें रिस्क हाई है भाई, रिस्क हाई है, कंपनी डूबा तो ये भी पूरा डूबेगा। कंसिडरेबल रिस्क थोड़ा सा क्या है प्रेफरेंस शेयर्स में कम है, क्योंकि जब कंपनी वाइंड अप होगा तो जो भी बच रहा है उसमें इनको क्रिएटर्स बाहरी लोगों को देने के बाद इनको पहले मिलेगा। तो कंपेयर टू इक्विटी रिस्क किसका ज़्यादा है, इक्विटी का ही ज़्यादा है। व्हेन वी कंपेयर रिस्क तो इक्विटी शेयर्स में ज़्यादा रिस्क है, प्रेफरेंस शेयर्स में कम रिस्क है। अच्छा, इक्विटी शेयर्स को आप रिडीम नहीं कर सकते, आपने एक बार पैसा अगर कंपनी को दे दिया है तो आप उस कंपनी उसको रिडीम नहीं करता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में ऑप्शन है रिडीम का। कुछ सर्टेन टाइम के बाद कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को वापस ले सकता है और पैसा वापस। तो इसका मतलब तुम लोग अगर इक्विटी शेयर्स में पैसा डाल दिए तो क्या होगा, पैसे का तुम्हारा वापस मिलेगा, मिल सकता है, कंपनी से नहीं मिलेगा, ये समझना है आपको। पैसा कंपनी नहीं देगा, पैसा मार्केट देगा। बेच दो ना शेयर्स, लिक्विडिटी तो है ना। कौन समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या हो रहा है,
कंपनी ही अपना शेयर्स वापस ले लेगा प्रेफरेंस शेयर्स की, मुझे शेयर्स वापस कीजिए, सर्टिफिकेट्स एंड वो डॉक्यूमेंट्स एंड पैसा वापस ले लीजिए, हो गया कि मेरा हिसाब हो गया। इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं है, कंपनी में आपने अगर पैसा डाला तो आपके पास शेयर्स तो है, बट कंपनी से आप नहीं बोल सकते मेरे को वापस करो, आपको मार्केट में सेल करना पड़ेगा वो पैसा रिसीव करने के लिए, ठीक है। अगेन इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कौन, आप किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे, इक्विटी में कि प्रेफरेंस में? प्रेफरेंस में, आमतौर पे सब प्रेफरेंस में ही करता है, क्योंकि आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। तो जो पुराने सिस्टम से चल रहा है, लिमिटेड इनकम में खुश है, कंजर्वेटिव थॉट है, बच के चलना है, ऑर्थोडॉक्स होकर चल रहा है, डर के चल रहा है कि भाई जो आ रहा है कम आ जाए लेकिन आए, वो किसको सिलेक्ट करेगा? प्रेफरेंस को। और जो रिस्क टेकर मेंटेलिटी का है, बोल्ड है, डिसीजंस लेता है, वो रिस्क लेगा, वो इक्विटी में डालेगा। बात समझ में आया? तो कंपनी का अगर ग्रोथ हो गया अच्छा, तो क्या होगा बेटा, आपका भी बहुत तगड़ा ग्रोथ होगा। एंड आज का जो लास्ट टॉपिक कर लेते हैं वो बेटा डिबेंचर्स। तो चलिए डिफरेंस डिस्कशन हो गया, अब डिबेंचर्स पढ़ लेते हैं। डिबेंचर्स भी क्या है, एक लॉन्ग टर्म लोन की तरह है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और ये कंपनी कैपिटल अरेंज करने के लिए, पैसा जुगाड़ने के लिए इसको भी इशू करता है शेयर्स की तरह। फ़र्क क्या है बेटा कि जो शेयर इशू करेंगे तो ओनरशिप दे दी है ना, डिबेंचर इशू करेंगे तो ओनरशिप नहीं दे रहे हैं। समझ लो कि बेटा लोन लिए, बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। हम लोगों को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा? कंपनी के। तो हम जब मैं कह रहा हूँ कि हमने लिया, इसका मतलब आपने भी लिया। तो हम लोगों ने डिबेंचर्स इशू करके अगर पैसा लिया है तो एक तरीके से हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, और हमें उस अमाउंट पर अपने डिबेंचर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना होगा, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगेन आपका प्रॉफिट हो कि लॉस, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट तो आपको देना ही। तो दे बियर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये फिक्स खर्चा हो जाता है कंपनी का, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़। क्या? इज इट क्लियर? हम कह सकते हैं हु आर डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर खरीदने वाले को क्या कहते हैं? डिबेंचर होल्डर्स, एंड डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो डिबेंचर है क्या? डिबेंचर अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज डिबेंचर, तो डिबेंचर इज जस्ट a document or a certificate issued by the company under the seal and acknowledgement of its debt, ठीक, as an acknowledgement of its debt। क्या है डिबेंचर? क्या है? सिंपली बोला जाए तो डिबेंचर क्या है? एक सर्टिफिकेट है या डॉक्यूमेंट है इशूड बाय, कौन करता है? कंपनी इशू करता है, अंडर और सील, कॉमन सील जिसको कहते हैं कंपनी का ठप्पा। भाई कंपनी का तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है कंपनी, तो उसका एक सिग्नेचर कैसे होगा? आर्टिफिशियल पर्सन, तो जो सील है वो समझ लो उसका सिग्नेचर है, तो इसीलिए कंपनी का सील मेंशन किया गया है एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स और या ए डेट। तो यहाँ पर डिबेंचर जब कंपनी इशू कर रहा है तो कंपनी ये कह रहा है कि भाई मैंने आपसे ये पैसा लिया है, इतना अमाउंट लिया हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट हम इशू कर दिए, ये एक एविडेंस की तरह हो गया हमारे डिबेंचर होल्डर के लिए कि हाँ उसने मुझे पैसा दिया है, और मैं ही एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि हमने आपसे इतना पैसा लिया है, ठीक है। तो इसका फीचर्स क्या क्या होगा? पहला तो वही है, बोरोड फंड है। क्या है बेटा?
बोरोड फंड है, इस पे अपन देना होता फिक्स इंटरेस्ट। नो वोटिंग राइट्स, भाई ये ओनर थोड़ी है जिसको राइट देते हैं, भाई अपने क्रिएटर को थोड़ी बोलेंगे तुम मेरा मैनेजमेंट सिलेक्ट करो, तो इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। चार्ज ऑन एसेट्स, अगर इनको नहीं मिला और कंपनी वाइंड अप कर रहे हैं तो एसेट्स बेच के पहले इनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, बदले में कोलैटरल सिक्योरिटी कुछ रखना पड़े, मतलब कुछ गिरवी भी रखना पड़े, ये इसके बदले डिबेंचर्स है। तो अगर डिबेंचर्स का नहीं पेमेंट हो पाया तो ये एसेट बिकेगा तो डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया जाएगा, ये फर्नीचर मशीन बिकेगा तो उसको दे दिया जाएगा इसका पैसा, ऐसे भी होता है। अगर इनको टाइम पे नहीं पेमेंट मिला डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट, तो डिबेंचर होल्डर लीगल एक्शन ले सकता है, तो कैन टेक लीगल एक्शन। Who can take? Debenture holders can take legal action। फिर रीपेबल, या सिंपल बात कर रहे हैं तो रीपेड, एक समय के बाद हमें इसको रीपे करना, तो हम लोग दूसरा टर्म क्या यूज़ कर सकते हैं, एक समय के बाद हमें डिबेंचर्स को क्या करना पड़ता है, रिडीम करना पड़ता है। द टर्म इज़ रिडीम करना पड़ता है, डिबेंचर्स को अपने को रिडीम करना पड़ता है। क्या इसका टाइप्स आ रहा है क्या? चलो देखो कर लेते हैं अपने इसका टाइप्स, दिक्कत क्या है, चुपचाप से करो, ये सब करने से नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, इंटरेस्टिंग टाइप्स, पहला नेकेड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। नेकेड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या है? अनसिक्योर मतलब होता है या नेकेड का मतलब होता है इस कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, वर्बली मैंने कह दिया आपने डिबेंचर मैंने खरीद लिया, पैसा मुझे दे दिया, मैं आपको 5 साल बाद वापस कर दूंगा या 3 साल बाद वापस कर दूंगा। क्या हम लोग कोई एसेट सिक्योरिटी के रूप में रख रहे हैं यहाँ पे? आमतौर पे यहाँ पढ़े थे फीचर्स में कि कुछ सिक्योरिटी रखना होता है, चार्ज होता है एसेट्स पे, लेकिन अगर नेकेड और अनसिक्योर डिबेंचर इशू हुआ है तो कंपनी के एसेट पे कोई चार्ज नहीं है। तो नॉर्मल जैसा क्रेडिटर होता है वैसे ही इसको ट्रीट किया जाएगा। दूसरा होता है सिक्योर्ड और मॉर्गेज। तो बेटा समझ ही रहे हैं मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ गिरवी रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे कुछ एसेट से सिक्योर किया जाता है किसको, डिबेंचर्स को। तो डिबेंचर होल्डर्स ज़्यादा सिक्योर्ड है इस वाले केस में। रिडीमेबल, रिडीमेबल तो समझ ही गए, इररिडीमेबल जिसको रिडीम, कन्वर्टेबल अभी जैसे पढ़े थे, किसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, डिबेंचर्स को, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स किस में कन्वर्ट हो सकता है, इक्विटी शेयर्स, मतलब शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। एक समय के बाद इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट, कि भाई 3 साल के बाद कंपनी बोल रहा है ठीक है आप इसको कन्वर्ट कर सकेंगे, 3 साल बाद हम आपके डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब समझ रहे हो, जो कल क्रिएटर थे अब वो ओनर हो जाएंगे। इफ डिबेंचर इज़ कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, तो उसने तो इंटरेस्ट के लिए पैसा दिया था, लेकिन क्योंकि वो कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो आफ्टर से 3 ईयर्स और 5 ईयर्स कंपनी क्या कह रहा है कि अब नाउ यू विल गेट शेयर्स इन प्लेस ऑफ डिबेंचर्स।
तो अब आपको जब कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो अब आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. व्हाट विल दी डिबेंचर होल्डर्स नाउ विल गेट डिविडेंड. दे विल गेट शेयर्स एंड दे विल गेट डिविडेंड्स फ्रॉम द कंपनी. ठीक है. नेक्स्ट इज नॉन कन्वर्टेबल. नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं होने वाला. देन वी हैव रजिस्टर्ड. रजिस्टर्ड में क्या होता है, जो भी होल्डर होगा ना वो कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड रहेगा और जिसका नाम रजिस्टर्ड है उसी को मिलेगा. जिसका नाम उसी को इंटरेस्ट मिलेगा, उसी को इंटरेस्ट मिलेगा. उसका होता है रजिस्टर्ड. ठीक है. तो किसी के हाथ में ऐसे पकड़ा देने से नहीं होगा. अब हम अपना डिबेंचर पकड़ा दिए, रजिस्टर्ड है. आप मान लो एक रजिस्टर्ड डिबेंचर कर लिए है आपके पास, तो आपका नाम कंपनी के पास रजिस्टर्ड है. आप अपने फ्रेंड को दे दी कि भाई ये डिबेंचर लेके जा, इंटरेस्ट ले ले, नहीं होगा. आपको यहाँ पे एक डीड बनाना होगा, ट्रांसफ़र डीड बनाना होगा, लीगल डीड बनाना होगा. ठीक है. तो वो ट्रांसफ़र तब जाकर ये डिपेंड होगा और तब वो आपका फ्रेंड या रिलेटिव जाकर इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकता है. नहीं तो यहाँ पर कंपनी डिबेंचर होल्डर को ही ढूंढेगा जिसका नाम रजिस्टर में है. और अनरजिस्टर्ड या बियरर. बियरर डिबेंचर क्या होगा. बियरर मतलब जिसके पास है, हु इज़ द होल्डर. तो किसको मिलेगा यहाँ पर, होल्डर को इंटरेस्ट मिल जाएगा. जिसके पास डिबेंचर उसी का इंटरेस्ट. और इसको बड़े इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है. कंपनी को कोई नोटिस का ज़रूरत नहीं है. तुम ये बियरर डिबेंचर है, तुम किसी अपने रिलेटिव को दे दी, आप ले लीजिए इंटरेस्ट जाके, आपको मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा इंटरेस्ट. तो कंपनी या नहीं बोलेगा कि कौन था, किसका है, इससे कंपनी को कोई मतलब. जो मेरे पास लेके आएगा डॉक्यूमेंट, मेरा डिबेंचर, इंटरेस्ट उसी को हम दे देंगे. कहने का मतलब ये, जिसके पास डिबेंचर का सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, उसी को मिल जाएगा इंटरेस्ट. ठीक है. और इसको इजीली ट्रांसफ़र, या झंझट नहीं है कि डीड बनाओ, ये करो, ऐसा कुछ नहीं है. आपको क्या करना है, आप इजीली होल्डर ऑफ द डिबेंचर विल गेट द इंटरेस्ट. ख़त्म बात. तो यहाँ होल्डर जिसके पास है, कोई दिक्कत नहीं आया. अब इसके अंदर भी आपके पास जो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन इसमें और आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा बेटा. वो है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड, ये आपको कर लेना है. यही आपका बेटा होमवर्क रहेगा. अगर मैं बोलूँ कैसे, तो अभी आप खुद भी वर्बली बता सकते हो 5 डिफरेंस. तो ऐसे ही, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, डिबेंचर होल्डर आर दी क्रेडिटर्स, है ना. शेयर्स, इक्विटी जो शेयर्स है वो फिक्स्ड कैपिटल है, डिबेंचर फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, वो लोन है एक तरीके से कंपनी के ऊपर में. शेयर रखने वाले को शेयर होल्डर बोलते हैं, डिबेंचर्स को डिबेंचर होल्डर बोलते हैं. और इसके बाद शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स है, डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है. शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड, डिबेंचर होल्डर्स गेट इंटरेस्ट, है ना. तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे बेटा, तो आपको डिफरेंस आप खुद बना कर आ जाओगे. गिवन दैट योर इंग्लिश मस्ट बी गुड इनफ कि आप फ्रेम कर सकते हो स्टेटमेंट्स को ठीक से. देयर आर स्टूडेंट्स जो पढ़ के लिया, दे हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, दे हैव लर्नड एवरीथिंग, दे हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. इंग्लिश ख़राब है तो क्या होता है, फ्रेम नहीं कर पाते सेंटेंसेस, तो वो अप टू द मार्क नहीं आता. एल्स कॉमर्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 आता है. इन क्लास 10 स्टूडेंट्स गेट ऑलमोस्ट, मतलब 98 99 इज़ कॉमन. थोड़ा सा आप अपना फ्रेमिंग ठीक करो, थोड़ा सा टू द पॉइंट एग्जैक्ट वर्ड्स लिखो, की वर्ड्स लिखो, हो गया. ठीक है. अब इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना. और भी सोर्सेज लॉन्ग टर्म का था ना, कमर्शियल बैंक से लोन वगैरह, तो अगर वो है तो अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे. इस टॉपिक में अगर आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे, कोई भी डाउट है तो आप पूछिए. और आई होप ये वीडियो सबको अच्छा लगा होगा. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अगर आप कोलकाता में हैं और आप ऑफलाइन क्लास, फेस टू फेस क्लास करना चाहते हैं, तो आप हमें गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए.
गिरीश पार्क और बारानगर में, नॉर्थ कोलकाता में और सेंट्रल कोलकाता में हमारा क्लास है, और आप हमारे यहाँ आकर क्लासेस कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।